हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनराइज जेडएस। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस आपको लगातार वीडियो के माध्यम से हमारी मिल रही हैं और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास करा रहा हूं। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सॉल्यूशन, जिसमें कई लेक्चर हो चुके हैं। तो आज एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज आपका, यह है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन पढ़ लिया था, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उसके बारे में पढ़ा। और आज नया टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। इसका टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम दैट कैन बी डिसॉल्व in 100 gram liquid solvent at certain temperature is called solubility of solid। यानी हम यहां पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर हमें सॉलिड को डिसॉल्व करना है किसके अंदर? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। सॉलिड को डिसॉल्व करना है किसके अंदर? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है हमारा, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, इस लिक्विड सॉल्वेंट के 100 ग्राम में सॉलिड सोल्यूट का मैक्सिमम जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा एट ए सर्टेन टेम्परेचर, वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट कहलाएगा। क्या करें कि लिक्विड सॉल्वेंट के 100 ग्राम में सॉलिड सोल्यूट का मैक्सिमम जितना भी अमाउंट ग्राम में डिसॉल्व होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इस कंडीशन में या इस स्टेट में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग यह है कि सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होगा उतना जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में अगर 10 ग्राम सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व होता है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सॉल्युबिलिटी का मीनिंग ये कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड का लिक्विड के अंदर जितना भी अमाउंट डिसॉल्व होगा वही क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कहलाएगी। तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट। अब हम यहां समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। यानी जब सॉलिड को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। उसमें सबसे पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी जो सॉलिड सोल्यूट को मैं ले रहा हूं वो और जो सॉल्वेंट मैंने लिया है उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट। यहां लिख रहा है आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक सॉलिड जैसे कि NaCl, KCl, KNO3, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड है। These are soluble in water। ये कहां डिसॉल्व हो जाते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इट्स मेन रीजन इज इंटर आयोनिक डाइपोलर इंटरएक्शन। इसका मेन कारण
यानी ये जितने भी आयोनिक सॉलिड है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इंटर आयोनिक डाइपोलर इंटरेक्शन। यानी ये हमारे हैं आयोनिक सॉलिड, ये आयोनिक सॉलिड है। और जो वाटर हम ले रहे हैं ये कैसा है? ये पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है भाई? पोलर सॉल्वेंट है। तो हम यहां क्या समझ रहे हैं कि इंटर आयोनिक डाइपोलर इंटरेक्शन होगा, यानी इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स और ये जो आयोनिक सॉलिड है इसके बीच इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से जो आयंस है आयोनिक सॉलिड के वो इंटर रिएक्ट करेंगे पानी के पोलर मॉलिक्यूल के साथ। तो उस इंटरएक्शन की वजह से क्या होगा? ये हमारे आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर इसलिए होता है, हम जानते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल्स होता है H2O, तो इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो बनने वाला मॉलिक्यूल्स है वो कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है, यानी उसके अंदर पोल बन जाते हैं, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव। इन पोल की वजह से ही जो आयोनिक सॉलिड है वो इंटर रिएक्ट कर पाता है पोलर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। उस इंटरएक्शन की वजह से ही ये आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। द सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयोनिक सॉलिड्स आर डिफरेंट इन वाटर। आप क्या कह रहे हैं? द सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयोनिक सॉलिड, इसका मीनिंग ये हुआ अलग अलग तरह के जो आयोनिक सॉलिड है उनकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी हमारे आयोनिक सॉलिड है जरूरी नहीं है उनकी सोल्युबिलिटी सबकी क्या हो? एक जैसी हो, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे द आयोनिक सॉलिड्स whose lattice energy is more than hydration energy are insoluble in water। क्या करें? द आयोनिक सॉलिड्स whose lattice energy, वे आयोनिक सॉलिड जिनका लैटाइस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहां दो वर्ड आ गए, एक आ गया लैटाइस एनर्जी, और दूसरा वर्ड आ गया जी हाइड्रेशन एनर्जी। इन दो वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि ये क्या है। लैटाइस का मीनिंग है कोई भी सॉलिड्स होता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं एक लैटाइस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं लैटाइस एनर्जी। और जब हम किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में वो सब्सटेंस जब पानी के अंदर जाता है तो वो पानी में जब वो डिसॉल्व होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। यानी जो हमारा सॉलिड है उसका अपना एक लैटाइस होता है, उस लैटाइस की जितनी एनर्जी है उसे लैटाइस एनर्जी कहा जाता है। जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने पर जो हमें एनर्जी मिल रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यूं कह रहे द आयोनिक सॉलिड्स whose lattice energy, वे आयोनिक सॉलिड जिनका लैटाइस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा है, तो वे क्या होंगे जी? इनसॉल्युबल होंगे, यानी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। while those solids, वे सॉलिड whose lattice energy, वे सॉलिड जिनका लैटाइस एनर्जी लेसर देन है हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या होंगे? आर सोल्युबल इन वाटर। तो यहां तक समझ चुके हम कि नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट। यानी इसका नेचर डिफरेंट होगा और इसका नेचर डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोल्युबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, यानी वो डिफरेंट हो जाएगी या वो कम या ज्यादा हो जाएगी। आगे चलते हैं। नॉन पोलर सॉलिड्स,
नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर का मीनिंग, पोलर का मीनिंग अभी मैंने बताया कि जैसे पानी का मॉलिक्यूल्स है H2O, तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरह के पोल आ जाते हैं, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि जो दो एटम आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने की वजह से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ वो खिसकेंगे? ऑक्सीजन की तरफ वो खिसकेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हमारा मॉलिक्यूल यानी वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर होता है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? नॉन पोलर सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जिसमें इस तरह के पोल नहीं बन रहे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन। अब इसमें क्यों नहीं बन रहे? इसमें इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि यहां दो आई आपस में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। दो आई आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर इसलिए कह रहे हैं कि दो आई हैं, यानी दोनों एटम एक जैसे हैं। जब दोनों एटम एक जैसे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उस कंडीशन में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां, वो दोनों एटम के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो इसका मीनिंग ये होगा इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होंगे, ना तो इधर को खिसकेंगे ना इधर की ओर खिसकेंगे, जिसकी वजह से किसी भी एटम पर किसी तरह का चार्ज नहीं आएगा और मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा रहेगा? नॉन पोलर रहेगा। तो आयोडीन और H2, आयोडीन और सल्फर ETC आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी नॉन पोलर सॉलिड किसके अंदर डिसोल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 CH2। जैसे वाटर हमारा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, इसी तरह से जो CCl4 है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहां नॉन पोलर सॉलिड किसके अंदर डिसोल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होगा, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, वो उन दोनों के नेचर के बदलने की वजह से बदल सकता है। दूसरा इफेक्ट है टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं? देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन, इक्विलिब्रियम होता है इनसॉल्युबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको पहले बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना अमाउंट डिसोल्व होता है उतने अमाउंट को डिसोल्व करके बनाया गया सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये कह रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम होता है किसके बीच? इनसॉल्युबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन के बीच। इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन। ये वाला जो साइन है ये इक्विलिब्रियम साइन कहलाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इनसॉल्युबल सॉलिड और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। डेल्टा H इज इक्वल प्लस माइनस x किलो कैलोरी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा H ग्रेटर देन है 0, डेल्टा H ग्रेटर देन है 0, देन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी डेल्टा H की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मीनिंग ये होगा
हीट इज एब्जॉर्ब ऑन डिजोल्विंग सोल्यूट। सोल्यूट को डिजोल्व करने पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट, द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनता है, तो उस कंडीशन में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट बाहर से ली जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड सोल्यूट की इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। एग्जाम्पल NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3 एंड Ki, ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं। जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो इनको डिसॉल्व करने पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट के एब्जॉर्ब होने की वजह से डेल्टा H आएगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरह से डेल्टा H की वैल्यू लेस देन है 0, देन हीट इज रिलीज ऑन डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो ली चैटरले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड सोल्यूट की सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है, अगर सॉलिड सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है, जैसा कि यहां लिखा है डेल्टा H इज इक्वल प्लस माइनस x किलो कैलोरी। यानी सॉलिड सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हमें क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस कंडीशन में हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना है, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना है। जैसे एग्जांपल NaOH, Li2SO4, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये इस तरह के सॉलिड सोल्यूट हैं कि इनको जब हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर उल्टा काम होगा, रिएक्शन आगे की ओर ना हो करके बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसका मीनिंग ये होगा कि सॉलिड हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होने का, बल्कि वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। एक्सोथर्मिक के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगी। आगे की ओर जाने का मतलब है कि इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा होगा और ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां हमने इस लेक्चर के अंदर ये समझा कि सॉलिड सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी। पहले डेफिनेशन को कवर करा, फिर हमने ये कवर किया कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट्स ऑल ऑफ टुडे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लगातार हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखिए, ताकि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो स्टडी है वो आसान हो जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दैट्स ऑल ऑफ